नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका पांच का पंच के नेक्स्ट एपिसोड में। फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पांच शानदार प्रश्न और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, क्लॉस्ट्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लॉस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है। जो क्लोज स्पेसेस होती है, यानी बंद कमरे होते हैं या फिर पानी में जाने से, इनसे हमें डर लगता है, तो इसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कह रहे हैं। लिफ्ट के अंदर जाने से डर लगता है, तो इसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का एनजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ये एक तरह का तनाव विकार हो गया। ठीक है, इसमें हमें तीन और चीजें दे रखी है। जैसे सबसे पहला दिया है इसमें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, वैश्विक विकास में देरी। तो ICD-10, जो हमारा ICD-10 है, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है, उसमें जो है हमें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले दे रखा है। यानी जो बच्चा होता है वैश्विक विकास में देरी, यानी ओवरऑल कितने पे हमें देरी देखने को मिलेगा कि हम इसे एक विकार के तौर पर लें, इसे एक डिसऑर्डर के तौर पर लें। जैसे कि अगर हम देखें कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, अगर कितना देरी से मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कि हम उसे एक विकार की तरह लें या उसे नहीं लें, तो इसको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। और ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा विकारों का वर्गीकरण है, उसके हिसाब से हम इसे तय करते हैं। फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये अनवांटेड थॉट्स, फियर और रिपीटेटिव बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। अलग अलग हमारे पास विचार आते रहते हैं बेकार बेकार से, और फिर हमें डर लगता है उससे, और साथ ही साथ फिर हम किसी बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं OCD। वहीं पर ऑटिज्म में क्या है, मतलब ऑटिज्म OCD से कैसे, OCD में पहले विचार आएंगे और फिर हम डरना शुरू करेंगे और फिर रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे। जबकि जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, तो ऑटिज्म क्या है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये साइकिक कंडीशन नहीं है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो ऑटिज्म है। ये हमारा मनोतंत्रिका के विकास का विकार है, स्वालीनता जिसे हम कहते हैं। ऑटिज्म की हम बात करें तो ये हुआ स्वालीनता। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, संप्रेषण की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया करने में समस्या होगी। तो यहां पर हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसे हम ऑटिज्म कहते हैं। यहां उत्तर एंग्जायटी डिसऑर्डर है, यहां तनाव विकार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंक्वायरी अप्रोच मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स फॉर, पूछताछ दृष्टिकोण विधि से शिक्षार्थियों की निम्न के लिए क्षमता का विकास होता है। अब यहां अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करना। तो जब हम एक शिक्षक के अनुभव का उपयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। जब शिक्षक सहायता प्रदान करता है तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा हम कहते हैं एसिमिलेटिंग मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम, कम समय में अधिक जानकारी को आत्मसात करना। ये सही है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमें जानकारी रटना पड़ता है, इसके कारण रोट मेमोराइजेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये कोई अच्छा विकल्प नहीं होता कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन टीचर से प्राप्त कर ले, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। जो ट्रेडिशनल टीचर पढ़ाते थे वो इसी तरीके से पढ़ाते थे कि अधिक से अधिक जानकारी दे देते थे और हम उसे याद करते थे या रटते थे। तो यहां पे इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को मैक्सिमाइजिंग वर्बल लर्निंग कहते हैं। हम उच्चतम सीमा तक अधिगम को बढ़ाना कहते हैं, इसलिए ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा और चौथा ऑप्शन एक ही है। तो यहां बच्चा क्वेश्चनिंग से किसकी तरफ जाता है, यहां एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाता है। बच्चा जब इंक्वायरी करता है तो इससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और इससे बच्चा एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट करता है। जब बच्चा परीक्षा या पूछताछ करता है तो इससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा शुरू होती है और जिज्ञासा उसे
खोज और प्रयोग की ओर ले जाती है। तो यहां उत्तर हमें तीसरा देखने को मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज द जार्गन पीरियड इज प्रेजेंट। भाषा के उद्भवन के दौरान शब्दजाल या जार्गन अवधि इस दौरान होती है। अब यहां पर जो हम देखें तो हम हैंस एंड क्राशन का लैंग्वेज एक्विजिशन देख रहे हैं। इसमें ये हमारे पास शब्दावली आती है इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज। यहां पे हम भाषा अर्जन देख रहे हैं, क्राशन का और हैंस का। अब इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। अगर हम स्टेजेस देखें तो हमें 5 स्टेजेस बताई गई हैं। और ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है साइलेंट या रिसेप्टिव स्टेज। ये अराउंड 3 मंथ्स रहती है। तो चुप या ग्राहिता। फिर हम देखते हैं स्टेज 2 को। तो स्टेज 2 हमें क्या देखने को मिलता है? तो ये स्टेज 2 जो है ये है अर्ली प्रोडक्शन स्टेज। प्रारंभिक उत्पादन की अवस्था ये रहती है 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीना। फिर स्टेज 3 आती है जिसे हम स्पीच इमर्जेंस स्टेज कहते हैं। भाषा उद्गमन ये आता है 6 to 9 मंथ्स। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे यही पीरियड पूछा गया है, भाषा के उद्गम का अवधि पूछा गया है। तो ये 6 to 9 मंथ्स हमें देखने को मिलता है। फिर आती है हमारे पास इंटरमीडिएट फ्लुएंसी और एडवांस फ्लुएंसी या एक्सपर्ट फ्लुएंसी। स्टेज 4 इंटरमीडिएट फ्लुएंसी रहती है और स्टेज 5 एडवांस फ्लुएंसी रहती है। तो ये हैंज का हमें दे रखा है। तो ये अंतर प्रवाहिता और उन्नत प्रवाहिता ये 9 मंथ्स टू 24 मंथ्स रहता है। और ये 24 मंथ्स टू यानी 2 ईयर्स, हम ईयर्स में कर लें इसको अब, 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स रहता है। 5 साल में अगर हम लगातार किसी भाषा को प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो यहां पे हमें जो उत्तर देखने को मिलेगा वो चौथा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ जायगोट इज फॉर्म्ड। तो यहां एक युग्मज निम्न प्रकार से। तो युग्मज बनने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलेगा कि हमें पिता से एक गैमीट मिलता है, शुक्राणु ये हमें मिलता है पिता से, फादर से, और माता से हमें दूसरा गैमीट मिलता है जिसे हम कहते हैं ओवम, अंडाणु, मदर से। और ये दोनों ऐड होके
हमें देते हैं जायगोट, युग्मज, जो कि संतान कोशिका होती है। ये हमारे पास ऑफ स्प्रिंग सेल है, जायगोट। तो इसका मतलब ये किससे बनता है? ये फ्यूजन से बनता है, ये संलयन से बनने वाला हमारा एक प्रक्रिया है, जो संलयन की प्रक्रिया से निर्माण होगा। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। डैश का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों करने के लिए किया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो होमवर्क समेटिव है, एसे है, योगात्मक है। इवेल्युएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, तो ये तो शिक्षक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन है, यहां इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये किससे होगा, ये बात नहीं की गई है। एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये एफए देगा, ये सबमिटिव नहीं हो सकता। तो दोनों किससे हो सकते हैं? पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमारे पास बच्चा जब जो जो चीज करता है सबका हमारे पास रहेगा रिकॉर्ड, और क्योंकि सबका रिकॉर्ड है तो ड्यूरिंग और आफ्टर दोनों का रिकॉर्ड होता है। उसमें बच्चे के अधिगम के दौरान का रिकॉर्ड भी होता है, बच्चे के अधिगम के बाद का रिकॉर्ड भी होता है। इसीलिए हम फॉर्मेटिव निर्माणात्मक और सम्मेटिव योगात्मक दोनों हम कर सकते हैं, एफए और एस से दोनों हम कर सकते हैं। किससे? पोर्टफोलियो से। तो उत्तर यहां हमें तीसरा देखने को मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और सेशन लेके मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।